गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप सभी को क्लास 10th मैथ की क्लास में 2024 का मॉडल पेपर फर्स्ट पढ़ाऊंगा। 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें सेट नंबर फर्स्ट जो आया था, पेपर संख्या है 822 HV, जिसका मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करके भेज चुका हूं। अब यूट्यूब चैनल पर आप लोग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव बचे हुए हैं खंड ब, तो आज मैं खंड ब को सॉल्व करूंगा। इसका ऑब्जेक्टिव पहले ही सॉल्व कर चुका हूं। वर्णात्मक प्रश्न है 21 का क। देखो क्वेश्चन नंबर है 21 का क। 21 का क क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है। एक घन का आयतन, घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा का क्यूब। घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा का क्यूब। अब घन का आयतन है 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसकी प्रत्येक भुजा क्या होगी? तो a बराबर क्या होगा, इसका वर्गमूल निकाल लो। अब देखो a क्यूब 1331 किसका क्यूब होता है? तो 1331 किसका क्यूब होता है? आपको पता होना चाहिए 11 का क्यूब होता है। ये तो पता ही होना चाहिए। 11 देखो 3 बार 11 गुणित 11 गुणित 11, 3 बार गुणा करो। 11 में 11 गुणा क्या हो जाएगा? 121। फिर इसमें 11 गुणा, 11 करना में 11, 11 दूना 22, 1 23, 2 11 करना में 11 2 13, 1331। ये सब याद किए रहोगे तो आपको बहुत ही आसानी रहेगी। सभी को याद कर लेना चाहिए कुछ संख्याओं के घन। तो 1331 किसका क्यूब है? 11। तो घात से घात अगर छोड़ दें तो a बराबर क्या मिला? 11 सेंटीमीटर। ये सवाल सॉल्व हो गया। बताओ 2 नंबर का सवाल है, इससे आसान सवाल अब क्या हो सकता है? इससे आसान सवाल अब क्या हो सकता है? आप लोग खुद समझिए कि इससे आसान सवाल अब कहाँ मिलेगा। 2 लाइन का 2 नंबर का, मात्र 2 लाइन का सवाल। ये तो आपका क्वेश्चन ही था, बस मैंने हल किया इतना ही। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि द्विघात समीकरण, इसका ख पार्ट है। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी बराबर 0, माइनस पी बराबर 0 का एक मूल 2, तो p का मान क्या होगा? इसका एक मूल 2 है तो p का मान क्या होगा? एक मूल 2, एक मूल मतलब ये वैल्यू ऑफ x। एक मूल बच्चों वैल्यू ऑफ x मतलब x की वैल्यू 2 है। x की वैल्यू इसमें क्या है? 2 बताया है। कह रहा है एक मूल 2 है। मूल मतलब वैल्यू ऑफ x, मतलब इसमें x का मान 2 है। तो बताओ p का मान क्या होगा? अब भैया जहां जहां इसमें x है वहां वहां 2 रख दो। x के स्थान पे 2 रखो तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 x के स्थान पे 2 रखो माइनस p बराबर 0। 2 का वर्ग होता है 4 प्लस 3 दूना 6। ये माइनस p उधर जाए क्या हो जाएगा? प्लस का p। तो p बराबर 6, 4 कितना हो गया? p बराबर आ गया 10। बताओ कितना आसान प्रश्न, सभी 2 नंबर वाले प्रश्न हैं। इतने आसान आसान प्रश्न आ रहे हैं। अब देखिए आगे अगला क्वेश्चन है, यदि कास थीटा बराबर, उसके बाद है 21 का ग। 21 का ग है प्रश्न, ध्यान पूर्वक समझिएगा। यदि कास थीटा बराबर, यदि कास थीटा बराबर 15/17, 15/17, तो साइन थीटा का मान क्या होगा? साइन थीटा का मान क्या होगा? ये भी बहुत ही आसान सवाल है। अगर आप लाल बटे कक्का से करना चाहो लाल बटे कक्का से कर लो, या सर्वसंख्या से करना हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उससे भी सवाल बन जाएगा। तो अगर लाल बटे कक्का से ही करना हो तो लाल बटे कक्का से ही कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अगर देखो सर्वसंख्या से करना चाहो सर्वसंख्या से भी बना सकते हो, जिससे तुम बनाना चाहो। आसान सवाल बहुत है। अब देखो क्या है, जैसे तुम उससे बनाना चाहते हो। अगर देखो लाल बटे कक्का में क्या होता है? लंब लाल बटे कक्का, ये है ना।
ये क्या होता है, साइन कास टेन, ये है साइन, ये है कास, ये है टेन, इधर काट सेक और ये कोसेक, ये काट है, ये साइन से स्टार्ट है, साइन कॉस टेन, ये सब मैं बताया हूं आप सभी को। तो अब देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर देखो होता क्या है, थोड़ा समझो। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे, साइन थीटा बराबर लंब बटे क्या है, कर्ण है। साइन थीटा बराबर क्या है, लंब बटे कर्ण। तो अगर मैं इसको यहाँ थीटा मान लूँ तो ये भुजा क्या हो गई, लंब। 90 के सामने भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण। तो लंब का मान कितना हो गया, 15। तो यहाँ एक अनुपात है तो आप इसको समझने के लिए के लगा सकते हो केवल। अब और यहाँ कर्ण कितना हो जाएगा, ये 17 है, तो यहाँ भी 17। तो अब देखो आधार ऐसे निकाल लो, आधार यहाँ से आ जाएगा। आधार बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का वर्ग 17 का वर्ग कितना होता है, 289। आप इसमें रख सकते हो यहाँ के या कुछ पी रख देना चाहिए, नियमानुसार इसको रखना चाहिए। जैसे देखो यहाँ मैं 1 मिनट बताता हूँ, सही ढंग से हल करने का मतलब कि आ तो जाएगा डायरेक्ट उत्तर भी आ जाएगा आपका डायरेक्ट उत्तर, क्योंकि प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात एक अनुपात ही होता है। हमें साइन थीटा मतलब ये भी एक अनुपात है, तो डायरेक्ट मान भी आ जाएगा, डायरेक्ट ही कर दो क्योंकि है तो एक अनुपात ही। तो देखो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो आधार चाहिए तो आधार बराबर होता है पाइथागोरस प्रमेय से रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण 17 का वर्ग 289, लंब का वर्ग 15 का वर्ग होता है 225। अब ये कितना हो गया, 289 में 225 घटा दे कितना हो जाएगा, 9 में से 5 गई 4 हो गया 64। कितना हो गया, 64। 64 का वर्गमूल क्या होगा, 8। तो ए वाली भुजा क्या हो गई बेटा, 8 हो गई। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है बोलो। अच्छा कास थीटा था क्या, मैंने क्या, अच्छा नहीं साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। मैं कुछ गलत ले लिया था क्या, 1 मिनट, कोई बात नहीं, सॉरी बेटा, थोड़ा से बाई मिस्टेक। मैं फिर से इसको देख लेता हूं सवाल को, बाई मिस्टेक हो गया, मैं फिर से देख लेता हूं सवाल को। देखो कास थीटा बराबर क्या है, समझो 1 मिनट। कास थीटा बराबर क्या है, सुनिए सुनिए, कोई बात नहीं। कास थीटा होता है आधार बटा, देखो क्या है, आधार बटा कर्ण। क्या है कास थीटा, मैं ध्यान नहीं दिया, मैं इसको साइन समझ बैठा था, बस मिस्टेक हुआ, हर बार मैं इसको साइन समझ कर चल रहा था। कास थीटा बराबर है 15/17। कास थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। तो ये आधार होगा बेटा, 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण। तो ये क्या हो जाएगी, लंब। अब देखो हमें आधार कितना, ये आधार बटा क्या होता है, कर्ण। तो आधार कितना है 15, आधार कितना है 15, और कर्ण कितना है 17। तो लंब बराबर होगा रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण 17 का वर्ग 289, आधार 15 का वर्ग 225, ये हो गया 64। 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8। तो ए वाली भुजा बेटा आपकी आ गई 8। अब देखो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लिखा है लंब बटे, लंब कितना आया है 8, कर्ण कितना आया है 17, हो गया। इससे भी कर सकते हो, अगर इससे आपको नहीं करना है तो और भी तरीके हैं, और भी तरीके हैं। देखो क्या करना है, और भी तरीके हैं। अगर दूसरा तरीका आप लगाना चाहते हो तो देखो दूसरे तरीके से आपको बता देता हूं। यहां क्या लिखा है, कॉस थीटा बराबर, कास थीटा बराबर लिखा है 15/17। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर होता है रूट में 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ये सर्वसमीक्षा होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। डायरेक्ट आप इस फार्मूला से, क्योंकि मैंने एक सर्वसमीक्षा बताया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। मैंने इसी चैनल पर ही सिद्ध किया है बहुत अच्छे ढंग से सर्वसमीक्षा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1।
तो यहाँ से लिख सकते हो cos थीटा बराबर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब डायरेक्ट इससे कर दो, क्या करोगे 1 माइनस cos थीटा का मान क्या है 15/17। इसको हल कर दो बेटा, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ एक ही रहेगा, 15 का वर्ग होता है 225, 17 का वर्ग होता है 289। अब ये हो जाएगा रूट में 289 में 1 का गुणा क्या हो जाएगा 289 माइनस 225 बटे 289। अब इसको हल करोगे, ऊपर 289 में 225 घटाओगे हो जाएगा 64, यहाँ आएगा 289, 64 का वर्गमूल होता है 8, 289 का होता है 17, उत्तर आ गया 8/17। आपको दो नियमों से बता दिया। ये बहुत आसान नियम है, लंब उसमें नहीं पढ़ना चाहते हो डायरेक्ट इस फार्मूले से कर लो, ठीक है ना। ये तो मैं इसलिए बताता हूँ जिसको जो अच्छा लग जाए उस तरीके से अपना बना दे, ठीक है ना। जिसको अगर लाल बटे कक्का से नहीं करना है तो डायरेक्ट सिद्धांत अपना लेना। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, यदि निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य, देखो बेटा डायरेक्ट पेपर ही है, वर्ग अंतराल, ये क्या लिखा है CI, क्या बना दो ये CI, और यहाँ क्या है बारंबारता FI फ्रीक्वेंसी। सुनिए बहुत आसान, माध्य निकालना है तो माध्य निकालने के लिए पहले हम लिखेंगे 0 से 2 जो भी है, 2 से 4, 4 से 6, 6 to 8, 8 to 10, 8 to 10। अब देखो इसमें 1 2 6 8 3। तो देखो बेटा माध्य कैसे निकालते हैं पहले समझिए। माध्य सबसे आसान तरीका होता है, अगर आप प्रत्यक्ष विधि कैलकुलेशन गणना, अगर आंकड़े बहुत सरल हैं, आंकड़े छोटे छोटे हैं तो प्रत्यक्ष विधि ही लगा देना चाहिए। जब आंकड़े बहुत बड़े हों तब हमको अन्य विधियों पर जाना चाहिए, क्योंकि माध्य ज्ञात करने की आपके सिलेबस में 3 विधियां बताई गई हैं। पहली होती है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी होती है लघु विधि, तीसरा होता है कल्पित माध्य विचलन विधि, तीसरी होती है विचलन विधि। लघु विधि को ही कल्पित माध्य विधि बोलते हैं, तीसरी होती है विचलन विधि। तो अब देखो आपको अगर इसका अगर आप निकालना चाहते हो, प्रत्यक्ष विधि में होता है x बार बराबर सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI, ये फार्मूला होता है माध्य का। तो इसमें आप निकाल लो, बहुत आसान है, ये FI है, सबसे पहले निकाल लो XI निकालोगे। XI क्या होता है, इन्हें दोनों को जोड़कर आधा कर दो, तो 2 में 0 जोड़ो, 2 का आधा 1, 4 2 6 का आधा 3। देखो CI के दोनों, इसको निम्न सीमा इसको उच्च सीमा, दोनों सीमाओं को जोड़कर आधा करते जाओ, 6 4 10 का आधा 5, 8 6 14 का आधा 7, 10 8 18 का आधा 9। अब डायरेक्ट देखो FI में XI का गुणा होगा, तो FI XI यहां निकाल दो, FI XI गुणा कराओ, 1 में 1 का गुणा 1, 2 3 6 हो गया, 6 पंजे 30 हो गया, 8 7 56 हो गया, 9 3 27 हो गया। अब सबको जोड़ लो। अब देखो ऊपर क्या है सिग्मा FI XI, इसका सिग्मा है, सिग्मा माने होता है योग, सिग्मा FI XI इसका योग कर दो, 7 6 13, 13 6 19, 19 1 20 का 0 हासिल लगा, 2 2 2 4 5 7 7 3 10। अच्छा वो ये नहीं जुड़ेगा, 6 नहीं जुड़ेगा, सॉरी गलत कर दिया बेटा, ध्यान नहीं दिया थोड़ा, 1 मिनट, दहाई वाले अंक ही जुड़ेंगे इसमें। क्या है सुनो पहले, ये कितना है 7 6 13, 13 6 19, 19 1 20 का 0 हासिल लगा, 2 2 2 4 4 5 9 9 3 12, केवल इतना ही होगा। देखो क्या होगा, 2 हासिल था ना, 5 2 7 7 3 10, 10 2 12, क्योंकि इकाई का अंक बार बार थोड़ी जुड़ेगा, ये केवल दहाई वाले अंक ही जोड़े जाएंगे। 5 3 8 2 10, 2 हासिल 12, 120। अब इसको जोड़ लो सिग्मा FI, सिग्मा FI कितना है देखो जोड़ लो, 8 3 11, 11 6 17, 17 3 20। अब रख दो फार्मूले में बेटा, इसका मान हो गया 120 और इसका मान कितना हो गया 20, 20 छक्का आ गया उत्तर। यही है क्वेश्चन का आंसर। अब देखो अगला सवाल क्या है,
अगला सवाल है आपका, बिंदुओं -3, 10, 5, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। कितना आसान सवाल है। अब इससे आसान सवाल क्या हो सकता है। देखो ए बिंदु है -3, 10, -3, 10 और है 5, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है, मैंने बताया था, इसको लिखते हैं x1 y1 अरे ये देखो मैंने बताया था, इसको लिखते हैं x1, इसको लिखते हैं y1, ये क्या है x2, ये क्या y2। मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक m बराबर मैंने बताया था x1 प्लस x2/2 कामा y1 प्लस y2/2। बस हो गया। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक m बराबर क्या होगा, मध्य बिंदु डायरेक्ट लिख देना, मध्य बिंदु का निर्देशांक m बराबर क्या, -3। देखो x1 का मान क्या है -3, x2 का मान क्या है 5 प्लस 5, अब बटे क्या है 2, फिर कामा लगाओगे। y1 का मान कितना है 10, फिर प्लस y2 का मान कितना है 4, अब बटे क्या कर दोगे 2। अब इसको बेटा हल कर दो, तो 5 में 3 घटा दो 2/2 और 10 4 कितना होता है 14/2। इसको हल करोगे 2 में 2 से भाग दो एक बार, 14 में 2 से भाग दो 7 बार, तो यही इसका मध्य बिंदु हो गया 1, 7। कोई दिक्कत। अब देखो बहुत ही आसान प्रश्न ऐसे ही हैं सब, थोड़ा समझिएगा। यदि बिंदुओं -1, -3, x, 9 के बीच की दूरी 13 मात्रक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर है 21 का च, 21 का च है, -1, -3, -1, -3 है और x, 9 और बिंदु है x, 9 के बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी 13 मात्रक है। तो कह रहा है x का मान क्या होगा। बहुत ही आसान, डिस्टेंस बिटवीन फार्मूला। देखो दिया है प्रश्नानुसार, अगर तुम इसको ए पढ़ लो, इसको क्या पढ़ लो बी, तो लिखोगे प्रश्नानुसार ए बी बराबर क्या है 13 है। ए बी बराबर कितना है, ए से बी की दूरी कितना है। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र याद होना चाहिए। देखो जिनको सूत्र नहीं याद है वो कुछ नहीं कर पाएंगे। सूत्र नहीं याद है तो हमारे ट्रिक पे चलो, मैंने जो बताया जो समझाया है। सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अगर सूत्र नहीं तो कुछ नहीं करना है, पहले वाले में से पहला वाला घटाकर वर्ग कर दो, दूसरे वाले में से दूसरा वाला घटाकर वर्ग कर दो। तो आप देखो किसी में से किसी को घटा सकते हो। मान लो इसमें से मैं, इसका पहला पॉइंट क्या है x, इसका पहला पॉइंट क्या है बोलो x है, यहाँ क्या है x, x में से क्या घटा दो, इसका पहला क्या है -3, तो -3 घटाओगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3, घटाओगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3, इसका वर्ग प्लस इसके दूसरे पॉइंट में से, दूसरा पॉइंट इसका क्या है 9, इसमें से घटा दो, किसको घटा दो -3 को, तो -3 जब घटाओगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 वर्ग बराबर कितना है, इनके बीच की दूरी का ये फार्मूला है। बीच की दूरी दिया कितना है 13 दिया है, लिख दो 13। अब हम इसको ठीक है ना। हाँ देखो इसके बाद x1 माइनस x2, x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ 1 है तो 1 लिखना पड़ेगा। देखो अब क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर और 9 3 12 का वर्ग होता है 144 बराबर क्या है 13। इसको हल कर लो, दोनों पक्षों को वर्ग कर दो,
लिख दोगे वर्ग करने पर। जब वर्ग करोगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा, देखो इधर से करनी हट जाएगी, करनी हटाओगे तो क्या बनेगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये क्या है प्लस का 144 बराबर, इधर से वर्ग करो करनी हटेगी, उधर का वर्ग करोगे 13 का वर्ग होगा 169। अब लिखोगे हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर, ये है 169, अब प्लस का 144 उधर भेज दो, माइनस का 144 हो गया। अब लिखोगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 169 में 144 घटाओ, बचेगा 25, क्या बचेगा 25, 9 में से 4 गई 5, 6 में से 4 गई 2। अब x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर, ये 25 किसका वर्ग है बेटा, प्लस माइनस 5 दोनों का वर्ग है, प्लस 5 का भी वर्ग है माइनस 5 का भी वर्ग है। अब दोनों तरफ 2 से 2 घात छोड़ दो, तो यहाँ बचेगा x प्लस 1, यहाँ बचेगा प्लस माइनस 5। अब लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर जब प्लस चिन्ह लोगे तो x प्लस 1 बराबर हो गया प्लस का 5, तो x बराबर होगा 5 प्लस 1 है उधर जाएगा माइनस 1, x बराबर होगा 4। ये तो एक उत्तर हुआ, x का मान मतलब 4 भी हो सकता है, अभी बताएंगे आंसर। और एक बार लिखेंगे यहाँ माइनस चिन्ह लेने पर, इसका डबल आंसर आएगा माइनस चिन्ह लेने पर। जब माइनस चिन्ह लोगे तो हो जाएगा x प्लस 1 बराबर माइनस का 5, तो x बराबर होगा माइनस 5 प्लस 1 उधर जाएगा माइनस 1, x बराबर हो जाएगा माइनस 6। तो आपसे x का मान ही तो पूछा है, तो x का मान एक 4 होगा, दूसरा क्या होगा माइनस 6, 2 आंसर आएंगे। अगर आप एक बात जान लो, परीक्षा में अगर आपने माइनस चिन्ह को छोड़ दिया तो उत्तर आपका एक ही आएगा, हो सकता है अध्यापक कॉपी चेक करने वाला आपका नंबर भी काट सकता है, क्योंकि जितने संभावित उत्तर हों पूरा उत्तर देना चाहिए, सवाल को पूरे जड़ तक जाना चाहिए, कितना सवाल सॉल्व हो सकता है, क्योंकि आप जानते हो माइनस 5 का भी वर्ग 25 होता है, प्लस 5 का भी वर्ग 25 होता है, इसलिए दोनों चिन्हों पर उत्तर देना पड़ेगा। ठीक है, अब अगला सवाल देखिएगा 22 नंबर, ये सब 2-2 नंबर वाले प्रश्न थे, अब 4 नंबरी प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। 4 नंबर वाले प्रश्न हैं, 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 है। देखो समझिए, मैंने 3 प्रकार की बातें आपको बता रखा है, 3 प्रकार की बातें मैंने क्या बताया, अगर सम पूर्णांक मानना हो, जब भी प्रश्न में सम पूर्णांक की बात करें, किसकी बात करें, सम पूर्णांक, सम पूर्णांक की बात करें तो हम उन्हें क्या मानते हैं, 2x कामा 2x प्लस 2 कामा 2x प्लस 4 इस अकॉर्डिंग में मानते हैं, क्योंकि सम संख्याएं जो होती हैं वो 2 से क्या होनी चाहिए, विभाज्य होनी चाहिए। जब भी विषम पूर्णांक की बात करें, जब भी विषम पूर्णांक की बात करें तो विषम पूर्णांक की बात करें तो उनको मानते हैं 2x प्लस 1 से स्टार्ट करेंगे, अगला होगा 2x प्लस 1, विषम पूर्णांकों में हमेशा एक का अंतर, 2 का अंतर चलता है, तो 2x प्लस 1 के बाद 2x प्लस 3, उसके बाद क्या होगा 2x प्लस 5। अगर केवल पूर्णांक बात करें, केवल पूर्णांक बोल दे, न सम की बात करें न विषम की बात करें, केवल पूर्णांक आ जाए तो सीधा सीधा सबसे आसान x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 इस अकॉर्डिंग में मानेंगे। तो सबसे पहले इस ये जो पूर्णांक वाले सब सवाल हैं, 4 नंबर का एक सवाल हर पेपर में लगभग पूछता है, लगभग जितने पेपर देखोगे सब पेपर में एक क्वेश्चन बनता है। लेकिन इसमें कठिनाई क्या होती है, मैंने देखा ज्यादातर बच्चे गलत क्या करते हैं, यही मानने में ही गलती करते हैं, उनको ये नहीं समझ में आता हम माने तो क्या माने। तो अगर सम पूर्णांक बोला है तो इस अकॉर्डिंग हम मानकर चलेंगे, और ज्यादा 2 ही संख्याओं में पूछता है, 3 संख्याओं में नहीं देता। अगर विषम पूर्णांक की बात किया है तो ऐसे मानना है, और केवल पूर्णांक लिखे तो फिर इस अकॉर्डिंग मान लो, बस हो गया, कभी उत्तर गलत ही नहीं होगा। अब जैसे यही सवाल है, कह रहा 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक, देखो क्रमागत मतलब क्रम से आने वाले, और कैसे पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम मतलब ये इसमें हम रहेंगे, इस वाले में चलेंगे, विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है। तो माना विषम धनात्मक पूर्णांक हम मान लें, माना विषम धनात्मक, माना 2 क्रमागत, माना 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक,
विषम धनात्मक पूर्णांक क्या 2x + 1 और 2x + 3 है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिख देंगे? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है? इनके वर्गों का योग 290 है, तो वर्ग करो फिर जोड़ो, वर्ग करो फिर योग, वर्गों का योग, तो वर्गों का योग 290 है। इसका मतलब हो गया कि 2x + 1 का स्क्वायर प्लस 2x + 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है? 290। अब इसको बेटा हम ये क्या मिला है? 2x + 1 का होल स्क्वायर 2x + 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 290। 2x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x + 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 290। इसमें a + b का होल स्क्वायर लगा दो तो हो जाएगा 4x², ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा प्लस का 4x, ये भी हो जाएगा 4x², 3 का वर्ग हो जाएगा 9। a + b का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ, a + b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12x = 290। अब ये हो जाएगा 4x² हो गया 8x², 4x और 12 12 4 16x का आदेश देखते जाओ, मैं जल्दी से कर देता हूँ। 12 4 16x और ये हो गया 9 1 10, तो उधर आएगा तो माइनस का 280, 9 1 प्लस का 10, ये प्लस में इधर आएगा माइनस 290, तो प्लस 10 खत्म होगा 280 इक्वल टू 0। अब देखो क्या सब 8 से कटने वाली संख्याएं हैं क्या? अगर 8 से सब कट जाए, 8 त्रिक 24, 4 8 5 40, हाँ 8 से कटेगा तो ये हो जाएगा x², 8 दूनी 16 2 बार गया, 8 से भी कटेगा, 8 त्रिक 24, 4 28 40, 8 पंजे 40 इक्वल टू 0। 35 का ऐसे खंड करो कि घटाने पर 2 आ जाए, तो 5 7 5 35, 7 + 5 गई 2, तो एक खंड होगा x - 7, दूसरा होगा x - 5। अब देखो ये सही है कि नहीं, तो देखो यहाँ प्लस है तो ये वाला प्लस में रहेगा, ये वाला माइनस में हो जाएगा इक्वल टू 0। देखो प्लस माइनस गुणा -35, तो यहाँ से एक मिलेगा x = -7, दूसरा x = मिलेगा प्लस का 5, प्लस है तो यहाँ माइनस लेंगे, माइनस है तो प्लस लेंगे। ये वाला उत्तर अमान्य हो जाएगा, ये अमान्य हो जाएगा क्योंकि माइनस में आया है, हमको धनात्मक पूर्णांक की बात किया है, तो x = 5 लेंगे। तो संख्याएं क्या थी? विषम संख्याएं थी 2x + 1 और दूसरी संख्या थी 2x + 3, तो इसमें x = 5 रख दो। 5 रखोगे तो x के स्थान पे 5, तो 2 × 5 + 1, और यहाँ हो जाएगा 2 × 5 + 3, तो 2 पंचे 10, 1 11, और 2 पंचे 10 3 13। ये क्रमागत दोनों संख्याएं, आंसर हमारा आएगा 11 और 13। आंसर लास्ट में देंगे 11, 13। आंसर ये 5 नहीं देना है, आंसर हमारा होगा 11 और 13। आपसे विषम संख्याएं पूछा था, बस यही सवाल खत्म। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पे एंड करता हूँ।